नमस्कार, स्वागत है आपका डीटीएस की ऑनलाइन क्लासेस में। आज चर्चा का जो विषय है वो है छायावाद। छायावाद की जो समय सीमा है 1918 से 1936 मानी जाती है। जयशंकर प्रसाद की रचना आई थी 1918 में, झरना। यहीं से छायावाद का प्रारंभ माना जाता है। और ध्यान ये भी रखिएगा कि छायावाद में जो काव्य सर्जना की गई है वो सभी खड़ी बोली में है, यानी छायावाद में सभी कविताएं खड़ी बोली में है। तो छायावाद के 4 आधार स्तंभ हैं। आधार स्तंभ, इन्हें कवि चतुष्टय भी कहा जाता है, जो पिछली कक्षा में आपको बता चुके हैं। यह है प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा। प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा। अब इनसे जुड़े हुए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो जिन बच्चों को यूपी पुलिस, यूपीएसआई, लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी आदि परीक्षाओं में सम्मिलित होना है, तो यहाँ से कोई न कोई प्रश्न अवश्य आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले चर्चा प्रसाद पे करते हैं, फिर पंत पे, फिर निराला और वर्मा पे। प्रसाद का पूरा नाम है जयशंकर, इनका नाम है, बहुत ध्यान से समझिएगा। जयशंकर इनका नाम है। जब ये ब्रज भाषा में लिखते थे तो कलाधर के नाम से। कलाधर किस भाषा में? ब्रज में। एक प्रश्न पूछा जाता है, इनमें से किस कवि को कलाधर कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, जयशंकर प्रसाद कलाधर के नाम से ब्रज भाषा में लिखते थे। और कलाधर चंद्रमा का पर्यायवाची भी है। इसके बाद जब इन्होंने खड़ी बोली में लिखना शुरू किया तो प्रसाद के नाम से, यानी खड़ी बोली में किस नाम से शुरू किया? प्रसाद के नाम से। तो जयशंकर कलाधर और जयशंकर प्रसाद खड़ी बोली में और ब्रज में कलाधर। जयशंकर प्रसाद की बहुत सी रचनाएं हैं, गद्य में भी है, पद्य में, नाटक में भी बहुत सी चीजें हैं। काव्य में इनकी जो रचना आती है झरना। झरना को छायावाद के प्रयोगशाला भी कहा जाता है। झरना 1918 में आई थी। इसके बाद बड़ा ही चर्चित रचना रही आंसू। आंसू रचना से कहीं न कहीं अध्यात्म का भी बोध होता है। छायावाद के कवियों में एक खासियत है कि वेदनाएं बहुत पाई जाती हैं, क्योंकि इस युग के कवियों में जो उनके प्रेयसी हैं या उनके प्रेमी हैं वो केवल कल्पना है, वो वास्तविकता में नहीं है। और सबसे चर्चित जो रचना है वो कामायनी है। कामायनी एक पौराणिक महाकाव्य है। किस प्रकार का? पौराणिक महाकाव्य। वेद पुराणों पर आधारित होने के कारण कामायनी की रचना 1935 में प्रकाशित हुई थी। इसमें 15 सर्ग हैं। कामायनी में सर्गों की संख्या है 15। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक महाकाव्य खंडों में, पार्ट में विभक्त होता है। इनके लेखकों ने, रचनाकारों ने अपने अपने हिसाब से उनके अलग अलग नाम दिए हुए हैं। तो जयशंकर प्रसाद की इन रचनाओं पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो किस प्रकार मनुष्य की उत्पत्ति हुई है उस संदर्भ में ये सारी चीजें इसमें दिखाई गई हैं, इसलिए इसको एक पौराणिक महाकाव्य की संज्ञा दी जाती है। अगले कवि की ओर बढ़ते हैं, पंत। अगले कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। उनको भी देखते हैं क्या खासियत है पंत में। सुमित्रानंदन पंत, ध्यान रखिएगा, सुमित्रानंदन पंत को क्या कहा जाता है? कोमल कांता कवि। कोमल कांता कवि। इनको कहते हैं प्रकृति के कोमल चितेरे। और इनको कहा जाता है प्रकृति के सुकुमार कवि। प्रकृति के सुकुमार कवि, ये इनके 3 उपनाम है, ध्यान रखिएगा।
क्योंकि ये अल्मोड़ा के रहने वाले थे, तो जब इन्होंने आंखें खोली तो प्रकृति के सुंदर दृश्यों को देखा, इसलिए प्रकृति की सुंदर कल्पना को इन्होंने अपनी लेखनी का विषय बनाया। पंत पर प्रतापगढ़ के पास जगह काला कांकर, वहां के राजा का विशेष इनके ऊपर अनुराग था, इसलिए इन्होंने वहां पर 6 वर्ष रहे और एक पत्रिका का संपादन किया, वो थी रूपाब। रूपाब कहते एक पत्रिका थी जो काला कांकर प्रतापगढ़ से निकलती थी। काला कांकर प्रतापगढ़ से प्रकाशित होती थी। ये ध्यान रखिएगा, रूपाब पत्रिका है। इसके बाद इनकी रचनाएं जो है, सबसे चर्चित रचना है चिदंबरा। चिदंबरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। फिर रचना इनकी वीणा। वीणा में इन्होंने स्वयं को एक बालिका के रूप में इंगित किया और प्रकृति से अनेक प्रश्न इन्होंने पूछे। युगवाणी, युगांत, आज इनकी बड़ा ही चर्चित रचनाएं हैं। एक है कला और बूढ़ा चांद, ये भी एक रचना इनकी पुरस्कृत है। तो इन विशेष रचनाओं पर विशेषकर आप चिदंबरा और कला और बूढ़ा चांद पर आपको नजर रखनी है, और रूपाब पत्रिका के बारे में भी ध्यान रखना है। इनके द्वारा संपादित यह पत्रिका है। इसके बाद में पंत के बाद में अगले आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला इनका उपनाम है। ध्यान रखिएगा, निराला ने क्या किया, इनकी खासियत, निराला ने कविता को छंद के बंधन से मुक्त कराया। ये प्रश्न आ चुका है, किस कवि ने कविता को छंद के बंधन से मुक्त कराया। कविता छंद के बंधन से बंधी होती है और छंद की अपने कुछ नियम और सीमाएं हैं। चरण कितने होंगे, मात्राएं कितनी होंगी, ये उसके अपने कुछ सिद्धांत हैं। तो छंद के बंधन से इन्होंने मुक्त कराया। निराला को कहा जाता है अनल कवि, और इनको कहते हैं महाप्राण। महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बहुत ही बेहतर, इधर रखेगा, जो इनके उपनाम है। इनकी रचनाओं की अगर चर्चा करते हैं तो कई रचनाएं हैं, जिनमें अणिमा बड़ा ही चर्चित इनकी रचना रही है। राम की शक्ति पूजा बहुत ही बेहतर रचना है। और इसके बाद एक इनकी रचना आती है कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता विशेष ध्यान रखना है, यह एक व्यंग्य काव्य है। व्यंग्य काव्य, इसमें कुकुरमुत्ता का फूल है और ये गुलाब का फूल है। गुलाब का फूल जो है पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है और कुकुरमुत्ता सर्वहारा जन सामान्य का प्रतिनिधित्व करता है। दोनों के बीच जो वार्ताएं हैं बड़ा ही सुंदर, जिससे यहाँ पर उकेरा गया है कि सर्वहारा वर्ग की किस प्रकार से उपेक्षा होती है, तिरस्कार होता है, उसको इसमें दिखाया गया है। अगले लास्ट कवि जो है इसमें, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद छायावाद का जो संक्षिप्त परिचय है वो संपूर्ण हो जाएगा। वर्मा मीन्स महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। आधुनिक मीरा, जिस प्रकार मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी,
और श्री कृष्ण के वियोग में बहुत से उनके छंद लिखे हुए हैं। मीरा जी कहती हैं, सोली ऊपर सेज हमारी, सोबन किस विधि होए, और गगन मंडल पर सेज पिया की किस विधि मिल ना होए। इसी प्रकार महादेवी जी ने भी लिखा है, मैं नीर भरी दुख की बदली। तो इस प्रकार इन्हें आधुनिक मीरा कहा गया। ध्यान रखिएगा, हिंदी साहित्य में जो साहित्य में भक्त की धारा भैया क्रांति आई है वो दक्षिण भारत से आई, अलवार संतों से, और अलवारों की संख्या थी 12, जिसमें एक महिला भी थी जिसे अंडाला कहते हैं। उसे दक्षिण की मीरा कहा जाता है और इनको आधुनिक मीरा की संज्ञा दी गई महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा को एक और भी कहा जाता है, हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाठ। क्या कहा जाता है? हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी। वीणा पाणी माता सरस्वती जी का पर्यायवाची है, ये भी इनको कहा जाता है। महादेवी की जो रचनाएं हैं वो दिन के क्रम से है। इनकी रचनाओं में जैसे निहार है, रश्मि है, नीरजा है, दीप शिखा, सांदगीत, दीप शिखा, और ये सभी रचनाएं यामा में संग्रहित हैं, यामा नामक पत्रिका में, और यामा के लिए ही इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ये जो निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, दीप शिखा है, ये भी कविताओं के संग्रह हैं। एक एक कई कई कविताओं का संग्रह दिया गया है। एक इनकी रचना है सप्तपर्णा। सप्तपर्णा में ऋग्वेद के मंत्रों का काव्यानुवाद किया गया है। गद्य के क्षेत्र में अगर हम गद्य रचनाओं पर चर्चा करेंगे तो एक मेरा परिवार निबंध संग्रह है, जिसमें बहुत से पशु पक्षियों के प्रति जो इनका स्नेह था, जो लगाव था, उसकी ओर इशारा किया गया है। संस्मरण और रेखा चित्र के बारे में बात करते हैं तो इनका चर्चित है श्रृंखला की कड़ियां, और पथ के साथी। पथ के साथी तो क्या ध्यान रखिएगा, छायावाद के आधार स्तंभ कितने हैं, या कई बार प्रश्न आ जाता है इनमें से कौन छायावाद का आधार स्तंभ नहीं है, छायावाद का कभी नहीं है, या कितने हैं, ये संख्या आपको ध्यान रखना है। और परीक्षा पास करने के लिए लगातार पढ़ना, अभ्यास में बने रहना और प्रैक्टिस सेट लगाना। यानी प्रैक्टिस जब करते रहेंगे, दिए गए विकल्पों से कैसे चयन करेंगे उस पर आपका ध्यान जाना चाहिए, ये बहुत आवश्यक होता है। तो ये छायावाद के संबंध में आज इतनी ही जानकारी, और अब हम अगली क्लास से आपको पढ़ाएंगे व्याकरण। व्याकरण के जितने भी भाग हैं उन सभी भागों पर क्रमशः चर्चा होगी, चाहे वो वर्ण विचार हो, शब्द विचार हो, वाक्य विचार हो, ये जितने भी उसके भाग हैं क्रमागत उसी के आधार पर आपसे चर्चा करते रहेंगे। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भेजें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।